हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डी इन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आगे की जो तैयारी है उसमें और मेहनत करिए और जो भी आगे सामने एग्ज़ाम है उसको टारगेट बना कर पढ़िए। उसी को व्यू में रखते हुए हम लगातार इतिहास का सीरीज चला रहे हैं। जितना सब्जेक्ट है सबका धीरे धीरे हम सीरीज चला रहे हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि कंप्लीट जल्द से जल्द कर दें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और मॉक टेस्ट लगाने में आसानी हो। तो इतिहास में आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये पार्ट 10 है। इसके पहले 9 पार्ट हो चुका है। जिन विद्यार्थियों को, जिन साथियों को 9 पार्ट अगर देखना है तो डी इन एजुकेशन अड्डा पर पड़ा है, जाकर देखें और उसका कॉपी बनाएं, अपना हैंड राइटिंग में अपना फेयर बना लें और उसे रटें, उसे देखें, उस पर सेट लगाएं और देखते हैं। ये है आपका गुप्त काल। गुप्त काल का टाइम पीरियड बताया जाता है कि लगभग 240 से लेकर 550 एडी तक, 240 से लेकर 550 एडी तक। हालांकि गुप्त काल का टाइम पीरियड विशेष नहीं जानना है, बस राजाओं के बारे में जानना है और गुप्त वंश के किस राजा ने कौन से बड़ा पराक्रम किया और किस समय कौन विदेशी यात्री आया और किसकी स्थापना किया, यही गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे, गुप्त से पहले पढ़े थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़े थे कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण किस प्रकार रहा। पहले हिंद यूनानी आक्रमण किए, उसके बाद आपका शकों का आक्रमण हुआ, उसके बाद पहलवों का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। जब कुषाण का आक्रमण हुआ तो उसमें कुषाण वंश के राजा स्थापित हो गए और वह स्थापित होकर कुछ समय तक राजवंश चलाए। उसी के सामंत बताया जाता है कि गुप्त शासक हुआ करते थे। और देखते हैं, इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल बाबू इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल में सारे प्रमुख रचनाओं का वर्णन किया गया। सभी प्रकार की जो धार्मिक पुस्तकें हैं सबको लिखित किया गया गुप्त काल में ही। चाहे कालिदास का, और देख लेते हैं, चाहे कालिदास का मुख्य पुस्तक मेघदूतम, ऋतुसंहार के बाद रघुवंशम, मालविकिग्ना मित्रम, कुमार संभवम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। कालिदास के बाद समझ जाइए कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, रामायण महर्षि वाल्मीकि। पूछा जाता रामायण में कांड कितना है? रामायण में 7 कांड है। महाभारत महर्षि वेद व्यास इत्यादि विश्व के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों की रचना गुप्त काल में की गई। इसीलिए इसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आओ देखते हैं, है कि इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है गुप्त शासक वैश्य थे, लेकिन कुछ का कहना है कि गुप्त शासक वैष्णव थे और भगवान विष्णु के उपासक थे। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों का सामंत थे। सामंत मतलब होता है अधीन, गुलाम नहीं, उसके अधीन। सामंत का जैसे मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ राजा है, ये किंग है और इसके सामंत जो है आपका इस बॉर्डर पर एक व्यक्ति है, इस बॉर्डर पे एक व्यक्ति है, इस बॉर्डर पे एक व्यक्ति है, इस बॉर्डर पे एक व्यक्ति है, तो उसे कहा जाता है सामंत, फ्यूडल। अब इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को।
अब पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में इसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। और राजा रानी प्रकार का सिक्का के बाद बताया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बीच का एक राजा था, जैसे श्रीगुप्त के बाद एक राजा था घटोत्कच। घटोत्कच के बाद राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद राजा था रामगुप्त। रामगुप्त के बाद राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा था कुमारगुप्त प्रथम। इसको महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है, उसके बाद राजा था पुष्यगुप्त था, रामगुप्त था ही, भानुगुप्त था। भानुगुप्त के बाद अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो प्रथम राजा अगर पूछेगा गुप्त वंश का कौन था, श्रीगुप्त। अंतिम शासक पूछेगा कौन था, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, आओ नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। यह कुमार देवी का पुत्र था। वही कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। अतः यह खुद को लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। देखा ना, परीक्षा में पूछा है आजकल। बचपन का नाम इसका कांच था, कांच। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। अशोक के विपरीत कहने का मतलब है कि अशोक जब मौर्य वंश का था तो शुरू में अशोक की नीतियाँ आक्रामक और विस्तारवादी थी, लेकिन जब 261 BC में कलिंग युद्ध जब हुआ, उसके बाद से अशोक धम्म नीति का पालन कर लिया, भेरी घोष को त्याग दिया और हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपना लिया। इसने आर्यावर्त, किसने? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त बोले तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया, जिसके बाद इसकी उपाधि नेपोलियन की हो गई। क्या हो गई? नेपोलियन से की जाती है। इसीलिए B.A. स्मिथ, इतिहासकार एक हैं B.A. स्मिथ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में नेपोलियन के उपमा दिया गया समुद्रगुप्त को। किसके द्वारा? इतिहासकार B.A. स्मिथ के द्वारा। अब आओ, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक, युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। किसका है? हरिसेन के द्वारा रचित है। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति। किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा समुद्र 3 का पानी पीता था, माने 3 समुद्र का पानी पीता था। अब 3 समुद्र का पानी ये मत समझ लेना कि तीनों समुद्र का पानी पी के सूख गया, नहीं। 3 समुद्र का पानी का मतलब हुआ कि ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब और ये वाला दक्षिण, जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। ये तीनों का पानी का पीने का मतलब हुआ कि तीनों पर वर्चस्व समुद्रगुप्त का था। अब देखो,
अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। अभी बताएं हम, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। अब देखो, श्रीलंका का शासक यानी कि आपका हिंद महासागर के आसपास भी आपका वर्चस्व ज़्यादा था। नेक्स्ट आओ, समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने किसका? कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिसके कारण इसे कविराज कहा जाता है। पूछा जाता है कि कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दिया जाता है? तो समुद्रगुप्त को दिया जाता है। अब देखो, इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त के सिक्का था एक तरफ बीड़ा वादन का प्रतीक होता था, दूसरे तरफ बाघ का प्रतीक होता था, बाघ का या शेर का प्रतीक होता था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त जो है वह संगीत प्रेमी था। अब आओ, समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली सिक्का था। कौन था? मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक हुआ। यह एक अयोग्य शासक था। रामगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इसी के समय पहली बार शकों का आक्रमण भारत पर हुआ और शक के द्वारा रामगुप्त पराजित हो गया। रामगुप्त के पत्नी को उठाकर शक लेकर चले गए, जिसके एवज में जब समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र, छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गया और शकों को पराजित किया और पराजित करके अपने भाई का वध कर दिया, बड़े भाई का वध कर दिया। इसी के उपलक्ष्य में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब आओ देखते हैं, समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना और बताया जाता है कि यह विशेष योग्य था नहीं, अयोग्य था। इसकी पत्नी का नाम था नामदेवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद को पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। अनेक स्रोतों से अनेक जानकारियां प्राप्त होती है और बताया जाता है कि अंत में रामगुप्त की हत्या हुई और चंद्रगुप्त द्वितीय शासक पाटलिपुत्र का बना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम लोग सबसे प्रभावशाली शासक, पूरे गुप्त वंश का सबसे ताकतवर शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शकों का अंत कर दिया, शकों को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखो, इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14 में पहला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतिम कौन था? अंतिम हेमू। कौन था? हेमू था। अब देखो, इसे शक विजेता भी कहा जाता था। इसने चांदी के सिक्के चलाए, यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। किसका? पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। सर्वाधिक विस्तार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हिंदू धर्म का हुआ। इसका दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान या 9 रत्न रहते थे, जिसे 9 रत्न की संज्ञा दी जाती है। देखो, पूरे इतिहास में 2 शासक ऐसे हुए जिसका दरबार में 9 रत्न रहते थे। एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा मुगल दरबार का राजा, मुगल शासक अकबर। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। क्लियर? और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। नेक्स्ट आओ, अब देखो, 9 रत्नों में सबसे प्रमुख कालिदास, अभी बताएं, संस्कृत लेखक। उसके बाद अमरदास कवि थे, वराहमिहिर खगोलविद, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य आदि दरबार में थे और बहुत सारे लोग थे इसमें। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया था। फाहियान का पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तब फाह का अर्थ होता है
आचार्य। अयान का होता है धर्म, तो धर्माचार्य था, ये धर्म का आचार था, धर्माचार्य, धर्माचार्य। धर्म की खोज के लिए, धर्म की जानकारी के लिए वह भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। अब देखो, इसने अपनी यात्रा विवरण फो क्यू की, हालांकि कहा जाता फो यू की, फो हु की, कहीं कहीं मिलेगा आपको फो यू की, यहाँ है फो क्यू की, बस इतना याद रखना, फो यू की था। इसके यात्रा वृत्तांत जो था यान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। किसने? राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। आओ नेक्स्ट। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। 1198 में ऐबक का सेनापति, ये दिमाग में मत रखना कि 1198 में तो सर ऐबक राजा बना ही नहीं था। ऐबक बना था राजा 1206 में, 1206 में पीरियड रहा उसका 1210 तक। लेकिन उससे पहले बहुत वर्चस्वशाली के रूप में मोहम्मद गोरी इसे प्रस्तुत कर चुका था और उसी के सेनापति के रूप में बख्तियार खिलजी था। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है। जूनागढ़ अभिलेख वही जूनागढ़ अभिलेख जो शक राजा रुद्र दामन द्वारा निर्मित या कृत है। जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुणों के आक्रमण को असफल कर दिया। अब देखो, और स्कंदगुप्त ने भी हुणों के आक्रमण को असफल किया, समुद्रगुप्त ने भी हुणों के आक्रमण को असफल किया। आगे आओ। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अभी बताए थे हम आपको। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। इस वंश का विनाश का कारण हुणों के आक्रमण हुआ। हुण आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बंट गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। पुष्यभूति या वर्धन वंश थे। पुष्यभूति या वर्धन वंश थे, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही किया था। आओ, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो, वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय की भी सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय देने वाला सबसे बड़ा राजा होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामीण के अधीन रहती थी। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिष का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता को कोई नहीं जानता, इसका मतलब गुप्त काल में इसका विकास हुआ। आओ, महाराष्ट्र की इन गुफाओं की संख्या 29 है। अभी है 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की ही है। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की ही हैं। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। धार मध्य प्रदेश, बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। गुप्त काल में ही। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया।
इतना हिस्टोरिक स्थान था, हिस्टोरिक सबसे ऊंची प्रतिमा था, इसे आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। अब आओ सुदर्शन झील के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण कराया था। इसका राज्यपाल कौन था? पुष्यमित्र वैश्य। उसी के सहयोग से सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। बाकी अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त जो था ना, ये जीर्णोद्धार करवाया, मैंने फिर से मरम्मत कराई। और ये जो था अशोक का समय तुषास्प था, उसके बाद आपका रुद्रदामन का समय सुविशाख था, और उसके बाद समझो स्कंदगुप्त का समय पर्णदत्त था। कौन था? पर्णदत्त था। अब आओ पुष्यभूति या वर्धन वंश। जब गुप्त वंश का जब पतन हो रहा था तो उस समय छोटे छोटे राजवंशों में गुप्त वंश बट गया था। उसमें पुष्यभूति या वर्धन वंश जो था अपना अस्तित्व बचाए रखा। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। अब देखो गुप्त काल के शासक किसके सामंत थे? कुषाण के सामंत थे। कुषाण विदेशी थे, यूची या तोखरी थे, जो भारत पर अटैक किए थे, और गुप्त उसके सामंत थे। और गुप्तों के सामंत कौन थे? वर्धन या पुष्यभूति। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। कौन कौन? राजवर्धन पुत्र, हर्षवर्धन पुत्र और राजश्री पुत्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। किससे हुआ? ग्रहवर्मन से हुआ। मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। अब देखो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देखो यहाँ कहानी कितना शानदार है। ये मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री का भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन राजश्री जंगल में फरार हो गई, भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देखो गौड़ शासक, गौड़ उस समय कहा जाता बंगाल को, गौड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। वह किसका मित्र था? देवगुप्त का मित्र था गौड़ शासक शशांक। इसने आया और राजवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान बोधि वृक्ष 6ठी पीढ़ी की है। अभी जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है बोध गया में, वह 6ठी पीढ़ी की है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव को मानने वाला था। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। देखो अब हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त ने, मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, जिससे शादी राजश्री का हुआ था। अब नेक्स्ट आओ। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियां थी। राजश्री का पता लगाना, राजश्री जंगल में भाग गई है, साम्राज्य को संभालना और अपने बड़े भाई के हत्या का बदला लेना। अब देखो हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगा लिया। ये बेचारा बता दिया कि कहाँ भागे गई है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज जानते हैं कहाँ है? कन्नौज कहाँ है? इंग्लैंड में है, यूपी में है। बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। अपने सिस्टर का संरक्षक बनकर शासन किया। अब आओ, हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना की। साहित्य प्रेमी 3 पुस्तक कौन कौन है भाई? नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तीनों के रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। अब देखो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की भी रचना है कादंबरी और हर्षचरित। ये दोनों की रचना कौन की है? बाणभट्ट। किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन ने कितनी रचनाएं की? 3, नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट आओ। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को भारत का
अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। हालांकि इतिहास में बताया जाता है कि ना ही ये कट्टर हिंदू था, ना ही पूरे साम्राज्य का राजा। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय में मथुरा सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। पूछता है यह क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के काल में या पुष्यभूति वंश में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मथुरा था। यही उत्तर प्रदेश वाला, यूपी वाला मथुरा। इसके समय में चीनी यात्री हेन सांग की भारत यात्रा हुआ। वह 629 ईस्वी में आए और 647 ईस्वी में यहाँ से प्रस्थान कर गए। 629 में जब हेन सांग भारत आया था, तब नालंदा विश्वविद्यालय का जो आचार्य थे वह आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। यह इसकी उपाधि है, अन्य नाम भी है। नेक्स्ट आओ, सुयुकी की रचना। अब देखो, जब गुप्त वंश पढ़ रहे थे तो फाहियान के दरबार में फाहियान की क्या रचना है? वो फाहियान की है फायुकी। क्या है? फायुकी। अब देखो हर्षवर्धन का क्या है? सुयुकी। तब फाहियान के बारे में, फायुकी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कंप्लीट फाहियान के बारे में जानकारी लेना है तो उनका फायुकी पढ़ना पड़ेगा। और कंप्लीट अगर हेन सांग के बारे में जानकारी लेना है तो इसका सुयुकी पढ़ना पड़ेगा। ये हेन सांग द्वारा रचित किया गया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन करने का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान के रूप में दिया। 100 गांवों की आय, इनकम हर्षवर्धन ने क्या किया? दान के रूप में दे दिया। हेन सांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हेन सांग को बना दिया। देखो कितना शानदार बात है। ये पहले क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान के रूप में दे दिया। हर्षवर्धन, अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन की विद्वता को देखकर, हेन सांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हेन सांग को ही बना दिया। जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। मान विदेशी को बना दिएगा यहाँ अध्यक्ष, तो ब्राह्मण तो विरोध करेंगे। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। यही महामोक्ष परिषद बाद में कुंभ मेला का रूप ले लिया। आओ नेक्स्ट। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। अभी बताए हैं कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। 4 गो बौद्ध संगति तो आप लोग जान ही रहे होंगे। एक हुआ गया कहाँ? राजगीर। ये दूसरा हुआ कहाँ? वैशाली। तीसरा हुआ कहाँ? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन। अब 5वां कहाँ हुआ हो? कन्नौज में। कहाँ हुआ? कन्नौज में। तो 5 गो बौद्ध संगति याद रखना। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया। हर्षवर्धन में दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से यह पराजित हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। अब देखो इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब देखो यहाँ एक और अभिलेख आ गया, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस राजा का है भाई? तो चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, बेचारा चला गया। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य या सन्नाटा की स्थिति आ गई, और इस स्थिति के बाद इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को
युग परिवर्तन का काल कहा जाता है या कहते हैं। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। यह यशोवर्मन कहाँ का था? यह मालवा नरेश यशोवर्मन था। मालवा नरेश यशोवर्मन था। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाइए, देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।